नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पीयूष क्लासेस पे। आप सभी का हार्दिक इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 4 जो कि है कार्बन तथा उसके यौगिक यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये वीडियो प्रॉपर्ली हिंदी मीडियम वालों के लिए रहेगा। इसमें हम लोग केवल हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करेंगे, यूपी बोर्ड वालों के लिए, ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ी सी मेहनत करना चाहेंगे तो आप इसको इंग्लिश में आराम से कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम चीजें वही रहती हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो चलिए, अगर हम बात करें सबसे पहले क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 4 जो है कार्बन और उसके यौगिक, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में, ठीक है। कार्बन क्या होता है, कार्बन की विशेषता समझेंगे, ठीक है। कार्बन के कौन कौन से ग्रुप हैं, सारी चीजों को के बारे में एकदम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे कार्बन में आबंध, आबंध या बंध कहिए, या तो आबंध कहिए या तो बंध कहिए। कार्बन में आबंध या बंध या तो बॉन्ड बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो पढ़ेंगे कार्बन में आबंध व अन्य अणु, यानी कि जितने भी अणु होते हैं जिनके आयन नहीं होते हैं तो वो अणु बना लेते हैं, यानी कि ऐसे तत्व जिनके आयन नहीं होते वो अणु बना लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन के अणु हो गया, मीथेन का अणु हो गया, ऑक्सीजन का अणु हो गया, ये सब नाइट्रोजन का अणु हो गया। सारे अणुओं के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे कैसे ये अपना अणु बनाते हैं, ठीक है। और अगर बात करें सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध किसे बोलेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड, आराम से बिल्कुल मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सारी चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कार्बन के अप्रूफ, कार्बन के कितने अप्रूफ हैं, 3। आपके चैप्टर में कितने अप्रूफ हैं, 3, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, इन तीनों अप्रूफों को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सारी चीजों को एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग लास्ट में आईयूपीएसी नाम को। आईयूपीएसी नाम देखिए इस चैप्टर का हिस्सा तो है, लेकिन इसको हम लोग इस क्लास में नहीं डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम लोग आईयूपीएसी नाम को छोड़कर सारी चीजों को एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि आईयूपीएसी नाम ही लंबा टॉपिक है। जितना में आप ये पूरा सिलेबस खत्म करेंगे इस चैप्टर का, उतना आईयूपीएसी में अकेले समय ले लेगा, ठीक है। क्योंकि आप आईयूपीएसी नाम में पूरा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एथेन, एथेनॉल, मिथेनॉल के बहुत से गुण, रासायनिक गुण, कार्बोक्सिलिक, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, सब आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। और ये लंबा टॉपिक, यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन तो कंफर्म 4 नंबर का मतलब लॉन्ग में आता है। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, नाम लिखने के लिए 4 नंबर में आता है, और 1-2 एमसीक्यू में आपको मिल सकता है, यानी कि अल्टीमेट 5 से 6 नंबर का आईयूपीएसी नाम देखने को मिलता है। इतना वेटेज होता है आईयूपीएसी नाम का आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे समजातीय श्रेणी के बारे में, समजातीय श्रेणी क्या होता है। फिर पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, जैसे दहन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकारक हो गया, और जो भी चीजें हैं, ठीक है। संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखने के लिए बोल देता है, तो टिप्पणी जो लिखने के लिए बोल देगा तो आप उसको भी लिखेंगे। एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग बने रहिए, क्योंकि आप लोग बने रहेंगे, आप लोग साथ में रहेंगे तो पूरा पढ़ने में मजा आएगा। एकदम डिटेल सारी चीजों को पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। साइंस पहले, फिर उसके बाद मैथ खत्म कर लिया जाएगा, ठीक है। बस आप लोगों का साथ चाहिए, तुम साथ हो जो अपने, तो दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का तरीका सिखा देंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए, बस बाकी पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साबुन और अपमार्जक के बारे में, ठीक है। साबुन क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है, एकदम बढ़िया टॉपिक है। साबुन और अपमार्जक, यानी कि साबुन जिससे हम लोग नहाने वाला हो गया, अपमार्जक वही डिटर्जेंट, सोडा पाउडर हो गया, ठीक है। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे मीसेल के बारे में। मीसेल क्या होता है उसको एकदम डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है। मीसेल जो कि आपको बहुत जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मीसेल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और साबुन के शोधन की क्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको क्लास 10 में पढ़ना है चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में कौन कौन चीजें पढ़ना है ये आपका सिलेबस है, आप इसको एक बार लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेना होगा, ठीक है। फिर हम लोग चैप्टर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर हम कार्बन की विशेषताओं के बारे में बात करें तो आप कार्बन की विशेषता में ये ले सकते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसकी संयोजकता 4 होती है, ठीक है। और इसकी कार्बन की आकृति कैसी होती है, ज्यामिति चतुष्फलकी होती है, ज्यामिति चतुष्फलकी। ज्यामिति समचतुष्फलकी आकृति किसकी होती है, कार्बन की होती है। ज्यामिति समचतुष्फलकी आकृति होती है कार्बन की। इतनी चीज आप कार्बन के बारे में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि कार्बन की जो ज्यामिति होती है, कुल मिलाकर जो आकृति होती है वो क्या होती है, समचतुष्फलकी होती है। समचतुष्फलकी यानी कि 4 फलकों वाली आकृति होती है इसकी, किसकी, कार्बन की, ठीक है। और इसमें आप लिखना चाहें, क्या लिख सकते हैं कि कार्बन की जो है, कार्बन के जो समस्थानिक होते हैं, जैसे कार्बन का समस्थानिक हो गया कार्बन 6-12, कार्बन 6-13, कार्बन 6-14, ये कार्बन के क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। कार्बन के 3 समस्थानिक आप इस तरीके से बता सकते हैं कि कुछ कार्बन के समस्थानिक भी होते हैं, जो होता है कार्बन 6-12, कार्बन 6-13, कार्बन 6-14। इस तरीके से आप क्या बता सकते हैं, समस्थानिकों को भी डिफाइन कर सकते हैं। इतनी चीज आप इसमें आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पूछते हैं,
हाइड्रोजन के अणु के बारे में। तो देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, और इसके पहली कक्षा में यानी कि लास्ट वाले ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरीके से एक और हाइड्रोजन हम लोग लेंगे, एक और हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन हमने क्या ले लिए, कितने हाइड्रोजन ले लिए, 2 हाइड्रोजन, H और H, कितने हाइड्रोजन हमने ले लिए, 2 हाइड्रोजन। ये दोनों हाइड्रोजन आपस में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो रिएक्शन किस तरीके से करेगा, आपको पता है कि हाइड्रोजन की पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन की भी पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए, ठीक है। क्योंकि इसकी पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और इसको एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तब ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा, इस वाले हाइड्रोजन का, और ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बना लेगा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यानी कि H सिंगल बॉन्ड H, और इसी तरीके से आगे बन जाएगा हाइड्रोजन का अणु H2, ठीक है। इस तरीके से क्या बनता है, हाइड्रोजन का अणु बनता है। तो आप इसको लिखना चाहेंगे तो आप अपने शब्दों में लिख भी सकते हैं, और डायरेक्ट आप इसको इस तरीके से समझ भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आपको बताना है क्लोरीन के अणु, किसके अणु बताना है आपको, क्लोरीन के अणु। तो क्लोरीन का अणु इसी तरीके से बनेगा, तो आपको क्या लेना है, क्लोरीन लेना है, फिर इसी तरीके से क्लोरीन और क्लोरीन का आपस में रिएक्शन कराना है, और आपको पता है कि क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको 7 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बिछा देना है, ठीक है। 2 2 4 2 6 और 1 7, इस तरीके से क्लोरीन और लेना है, 7 इलेक्ट्रॉन बिछा देना है, ठीक है। 2 2 4 2 6 और 1 इसका 7। अब इस क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये सब आपको पता है, 9th में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लिया, साझेदारी कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से इस क्लोरीन को भी स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 था, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लिया, और आगे बना लिया क्या, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अब देखिए बॉन्ड यहाँ पे सिंगल क्यों आ रहा है, क्योंकि जब 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो डबल बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से इसमें क्या आता है, बॉन्ड आता है, देखिए। अब इसी तरीके से आगे ये क्या बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा, ठीक है। क्लोरीन का अणु हो गया। अब देखिए एक चीज ध्यान रखना है आपको कि जितनी भी गैसें होंगी, जितनी भी गैसें होती हैं, सभी अपना अपना एक अणु लेके चलती है, तभी वो स्टेबल होंगी, ठीक है। चाहे ऑक्सीजन हो जाए, चाहे नाइट्रोजन हो जाए, चाहे क्लोरीन हो जाए, चाहे हाइड्रोजन हो जाए, ठीक है। ये सारी गैसें स्टेबल होने के लिए अपने साथ एक एक क्या लेके घूमती हैं, मॉलिक्यूल। ये सिंगल सिंगल कभी नहीं टहलेंगी, इसलिए आप जब रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन में भी 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जैसे H2 होगा, Cl2 हो गया, ऑक्सीजन O2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है। आगे बात करते हैं नाइट्रोजन के अणु। नाइट्रोजन की एक गैस है, देखिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, और आपको पता है नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपको 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर देना है, बिछा देना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमने रख दिया 3 इलेक्ट्रॉन। एक नाइट्रोजन और हमारे पास, यहाँ पर भी हमने रख दिया कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमने दिया 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी स्टेबल होगा। और इसके पास है कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन ये इस वाले नाइट्रोजन का ले लेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन ये वाला नाइट्रोजन इसका ले लेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, साझेदारी हो गई, यानी कि 8 होकर अपना क्या हो गया, स्टेबल हो गए। और कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, 3 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड लिख देंगे, ट्रिपल बॉन्ड लिख देंगे, और ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन का अणु बन जाएगा। किसका अणु बन जाएगा, नाइट्रोजन का अणु बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अणु इसका क्या होगा, बनता रहेगा, यानी कि बॉन्ड बन बन के दोस्त बना बना के अपना लंबा चेन को क्या है, बनाते रहेंगे। इसके बाद इसी तरीके से मीथेन का अणु आपको बना लेना। मीथेन में क्या कर लेना, जैसे कि आपको पता है ये हो गया कार्बन। चलिए अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सहसंयोजी आबंध, ठीक है। सहसंयोजी आबंध क्या होता है, यानी कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, एकदम ध्यान से समझना है। तो देखिए 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की जब साझेदारी होती है, जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जब 2 परमाणु, जब 2 कोई भी परमाणु, चाहे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी 2 परमाणु हैं, उनके बीच जब 2 मतलब उनके बीच जब एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी जब होती है, तो ये क्या बना लेते हैं, सहसंयोजी आबंध। इस आबंध को क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। कैसे याद रखना है, 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी के द्वारा बनाए गए बंध को सहसंयोजी आबंध कहा जाता है, ठीक है। 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या होगी, साझेदारी होगी, और इनके द्वारा, साझेदारी के द्वारा जो भी बंध बनेगा, जो भी बॉन्ड बनेगा, उस उनके द्वारा बनाए गए बॉन्ड को सहसंयोजी आबंध या सहसंयोजी बंध कहते हैं, ठीक है। यही है सहसंयोजी आबंध। देखिए 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की, इलेक्ट्रॉन के एक युग्म, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा रहेगा, इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध
सहसंयोजी आबंध या सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। इनके कुछ गुण हैं। पहला गुण क्या है, इनका अंतराणु बल क्या होता है, कम, यानी कि इनमें जो अंतराणु इनके अंदर जो बल पाया जाता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि ये कमजोर होते हैं। ठीक है, बल क्या होता है, कम होता है, तो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। इनकी प्रकृति क्या होती है, कमजोरी होती है। ठीक है, इनके अंदर कमजोरी होती है। ठीक, दूसरा क्या है, गलनांक एवं क्वथनांक इनका कम होता है। गलनांक भी कम होता है और क्वथनांक भी कम होता है। देखो, गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक का मतलब क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक किसे बोलेंगे, जिस तापमान पर कोई भी वस्तु, जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ, गलनांक यानी कि क्या होना, पिघलना शुरू होता है। जिस भी तापमान पर कोई वस्तु जो है पिघलना शुरू होता है उसे क्या बोल देते हैं, गलनांक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, गलनांक। और क्वथनांक किसे बोलते हैं, जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ जो है उबलना शुरू होता है उसको क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक बोल देते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक। जो सहसंयोजी आबंध होता है, ये जितने भी आबंधित होते हैं विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अच्छा, विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं ये बताइए आप लोग। क्योंकि जो भी बंध बनता है, जो भी बंध बनेगा, जो भी बॉन्ड बनता है वो हमेशा अधातुओं के बीच बनता है। इसी वजह से, और अधातु जितने भी होते हैं सब विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। कुछ अपवाद भी हैं, तो इसी वजह से विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। इस बात को एकदम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला है कार्बन के अप्रूप। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा। यहाँ से हम लोग एकदम बढ़िया से समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, आपका टॉपिक क्या है, कार्बन के अप्रूप। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, कार्बन के अप्रूप क्या होते हैं। देखिए याद रखिएगा, ऐसा कोई भी तत्व है जिनका भौतिक गुण क्या है, अलग अलग है। ऐसे कोई भी तत्व हैं जिनके भौतिक गुण क्या है, अलग अलग है, लेकिन रासायनिक गुण धर्म, रासायनिक गुण एक समान होते हैं, उसी को क्या बोल देते हैं, अपरूप बोल देते हैं। अपरूप, कार्बन के अपरूप पढ़ रहे हैं तो कार्बन के अपरूप में आपको याद रखना, क्या याद रखना है, ऐसे तत्व जिनका रासायनिक गुणधर्म एक समान, रासायनिक गुणधर्म एक समान, लेकिन भौतिक गुणधर्म क्या होता है, अलग अलग होता है, उसी को क्या बोल देते हैं, अपरूप। जैसे जितने भी लड़के होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, लड़के होते हैं, सभी का भौतिक गुणधर्म यानी कि भौतिक गुण क्या होता है, जो बाहर से आपको दिख जाए वो भौतिक गुण क्या होता है, समान होता है। जितने लड़के होते हैं सभी कहीं ना कहीं चक्कर पकड़ करने में लगे रहते हैं, किसी से बतियाने में लगे रहते हैं, लाल पीला हरा करने में लगे रहते हैं, लेकिन उनका रासायनिक गुणधर्म अलग रहता है। वो अंदर से क्या सोच रहे हैं, किसके लिए कैसा वो प्रतीत करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, वो अपनी भावना अलग है। ठीक है, तो भौतिक गुणधर्म क्या होता है, जो आपको बाहर से दिख जाए, और रासायनिक गुण क्या होता है, जो आपको बाहर से न दिखे। जैसे आपको कोई मार दे खिसिया के और आपको लग जाए, कट पिट जाए, चोट लग जाए, तो आपको दिखा। ठीक है, अगर ये क्या हुआ, सांप काट ले, अंदर चला गया, ठीक है, जहर कहां चला गया, अंदर चला गया, तो ये गुण आपको नहीं दिखता, तो इसे क्या बोलते हैं, रासायनिक गुण। तो भौतिक गुणधर्म जो आपको आगे से, जो आपको सामने से दिखे, और रासायनिक गुण जो आपको न दिखे। जैसे दूध से दही का बनना, ये आपको कभी दिख नहीं सकता, लेकिन दूध से दही बन जाती है। ठीक है, बनते हुए कभी नहीं दिखेगा। तो देखिए कार्बन के अपरूप, यानी कि कार्बन के अपरूप में क्या याद रखना है, जिनका भौतिक गुण क्या होता है, अलग अलग, लेकिन रासायनिक गुणधर्म एक समान होता है, उसी को क्या बोल देते हैं, अपरूप बोल देते हैं। ये बात आप एकदम ध्यान रखेंगे। आपको बताया गया था कार्बन के 3 अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। बोले हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। कार्बन के कितने अपरूप, 3 अपरूप, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहला हीरा। पहला किसका बात करेंगे, हीरे की बात करेंगे, हीरा बेटा। ठीक है, हीरा बेटा आ गया। तो देखिए हीरा आ गया। हीरा, कार्बन के कितने अपरूप है भैया, 3 अपरूप। पहला अपरूप कौन सा हो जाता है, हीरा। ठीक है, हीरा। हीरा में क्या होता है, कार्बन का प्रत्येक परमाणु, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु की 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होकर, यानी देखिए कार्बन का कितना परमाणु होता है, 4, क्योंकि कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से कार्बन कितने परमाणु होते हैं, 4 परमाणु। ठीक है, तो यही कह रहा है क्या, हीरा में कार्बन का प्रत्येक परमाणु के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होकर एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकी संरचना, यानी कि 4 तरफ वाली संरचना, 3D डायमेंशन वाली 4 तरफ वाली संरचना बनाते हैं। ठीक है, दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकी संरचना का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसी को आप क्या कर सकते हैं, हीरा कह सकते हैं। देखिए कहने का मतलब हीरे की संरचना आप याद रखिएगा, हीरे की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हीरे की संरचना आपसे पूछने के लिए आ जाती है, तो हीरे का संरचना आप इस तरीके से क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, हीरे का संरचना आप इस तरीके से क्या करेंगे, बना लेंगे। आपके सामने छोटा सा ही बना देते हैं। ठीक, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा सा हीरा बनाएंगे बस, ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, थोड़ा इसके सामने बना लेते हैं। हीरे की संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बना लेंगे। ठीक है, नहीं बनाएंगे तो आप जानिए, हीरे की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बनाना बहुत जरूरी है, बना लीजिएगा सभी लोग। हीरे की संरचना पूछ लिया जाता है कभी कभी ना, तो इसको आप क्या करेंगे, बना लेंगे। यहीं तक छोड़िए इसको, फिर इसको इसे ढक दीजिए। आप इसको थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे आपकी आवश्यकता है उस हिसाब से आप इसको, और इसको इधर फैला दीजिए, और इसको थोड़ा थोड़ा कम करते आएंगे, हीरा बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको हीरा बना लेना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए हीरा में कार्बन का प्रत्येक परमाणु
के 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होकर एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकी संरचना का निर्माण करते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं, हीरा बोल देते हैं। इसी के द्वारा हीरा क्या होता है, बन जाता है। ठीक है, यानी कि कार्बन के देखिए कितने परमाणु होते हैं, 4 परमाणु। कार्बन कितने परमाणु, 4 परमाणु, क्योंकि अलग अलग बॉन्ड बनाएंगे चारों तरफ। ठीक है, अलग अलग बॉन्ड बनाते हैं, तो 4 परमाणु कार्बन का होता है। और ये अन्य 4 परमाणुओं के साथ आबंधित होकर यानी कि बंध बनाकर, बॉन्ड बनाकर एक क्या करते हैं, 3 आयामी चतुष्फलकी, 3 आयामी 3D डायमेंशन। 3D डायमेंशन का मतलब जो कोई भी वस्तु आपके सामने रख दी जाए, आप उसका 3 ओर देख पाए, उसी को 3D बोलते हैं। तो 3 आयामी चतुष्फलकी संरचना का निर्माण करते हैं, तो उसी को क्या बोल देते हैं, हीरा बोल देते हैं। ठीक है, अब हीरे के कुछ गुण हैं, इनके गुण को आप याद रखिएगा। पहला गुण, हीरा में सबसे पहले चीज याद रखेंगे कि हीरा में अपनी हीरे की खुद की वास्तविक चमक नहीं पाई जाती है। हीरे के पास अपनी चमक नहीं होती है। हीरा दूसरे मतलब हीरा प्रकाश की उपस्थिति में चमकता है, हीरा प्रकाश की उपस्थिति में चमकता है, लेकिन हीरे के पास खुद की चमक नहीं पाई जाती है। पहला गुण क्या है, यह कार्बन का अति शुद्ध रूप है, यानी कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप, कार्बन के सबसे शुद्ध रूप की बात की जाए तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है, हीरा होता है। तो आप इसको लिखेंगे कार्बन का अति शुद्ध रूप है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कार्बन का अति शुद्ध रूप यानी कि सबसे शुद्ध रूप होता है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और यह देखिए हीरे का निर्माण एक्चुअल तरीके से कैसे किया जाएगा, देखिए शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब, यानी कि जो शुद्ध कार्बन होगा, जो एकदम शुद्ध कार्बन होगा, उसको अत्यधिक उच्च दाब एवं उच्च ताप पर, अत्यधिक उच्च दाब एवं उच्च ताप पर, देखिए अत्यधिक उच्च दाब एवं उच्च ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित यानी कि हीरे का निर्माण किया जाता है, उसको बनाया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट और फ्लोरीन। पहले तो देखिए ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट काले धूसर रंग का, ग्रेफाइट का रंग कैसा होता है, काला और धूसर रंग। ठीक है, ग्रेफाइट का रंग कैसा होगा, काला और धूसर, यानी कुल मिला के आप ये कहेंगे ग्रेफाइट काले रंग का मुलायम पदार्थ होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है, काले रंग का धूसर मुलायम पदार्थ होता है। काले रंग का धूसर मुलायम पदार्थ होता है। ग्रेफाइट काले रंग का धूसर तथा मुलायम पदार्थ होता है। इतनी बात आप इसमें याद रखेंगे। ग्रेफाइट की प्रकृति क्या होगी, मुलायम होगी। जब आप उसको टच करेंगे तो मुलायम लगता है, नाजुक लगता है। ठीक है, और ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है, चिकना भी होता है और फिसलनशील भी होता है, यानी कि आप उसको आप टच करेंगे तो आपका हाथ क्या होगा, उस पर फिसलेगा। ठीक है ना, इस तरीके का चिकना भी होता है, फिसलनशील भी होता है। अब ग्रेफाइट एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि अभी आपने क्या पढ़ा था, हीरा, और हीरा विद्युत का क्या था, कुचालक। अब ध्यान समझिए, हीरा भी कार्बन का ही रूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही रूप है। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है, हीरा क्या है, विद्युत का कुचालक, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, सुचालक। अब यहाँ पे याद क्या रखना है, जैसे कि आपको पता है कुछ ना कुछ केमिस्ट्री में अपवाद भी होता है, तो इसको आप अपवाद के रूप में याद रख लेंगे कि जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का क्या होगा, सुचालक होता है। इस बात को एकदम आप दिमाग में डाल लेंगे, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है और हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, इतनी बात थी ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट में कितनी बात, 4 बात। सबसे पहले ग्रेफाइट काले रंग का धूसर और मुलायम पदार्थ होता है। ग्रेफाइट काले रंग का धूसर तथा मुलायम पदार्थ होता है। और इसमें आप याद क्या रखेंगे, ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है, चिकना भी होता है और फिसलनशील भी होता है। ठीक है, और ये विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होगा, सुचालक होता है। और ये चमकीला पदार्थ होता है। इंपॉर्टेंट बात सबसे ज्यादा ये है, ग्रेफाइट क्या होता है, चमकीला पदार्थ होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, चमकीला। चमकीला देखिए, हीरा अपने से नहीं चमकता था, वो प्रकाश की उपस्थिति में चमकता था, लेकिन ग्रेफाइट अपने से चमकता है। ये अंतर है हीरा और ग्रेफाइट में। हीरा विद्युत का कुचालक और चमकता नहीं है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक और अपने से चमकता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 4 पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन काले धूसर रंग का मुलायम पदार्थ होता है और ये विद्युत का सुचालक होता है और ये चमकीला होता है। ये 3 बात तो जरूर याद रखना है। चौथा मुलायम तथा फिसलनशील होता है। इसको आप याद रख सकते हैं, नहीं भी याद रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इट्स डिपेंड ऑन यू, अंडरस्टैंड। चलिए अब अगला हम पढ़ते हैं फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। फ्लोरीन भी आपको पढ़ना है, हीरा भी पढ़ना है, ग्रेफाइट भी पढ़ना, कुछ भी आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट तीनों है। सबसे ज्यादा महत्व आपको हीरा को देना है, उसके ज्यादा रेफरेंस आपको ग्रेफाइट, फिर फ्लोरीन। ठीक है, तो देखिए फ्लोरीन की संरचना किसकी तरह होती है, फुटबॉल की तरह। फ्लोरीन की संरचना फर्स्ट है फ्लोरीन, फर्स्ट है फुटबॉल। फ्लोरीन की संरचना किसकी तरह होती है, फुटबॉल की तरह। जैसे फ्लोरीन वैसे फुटबॉल। ठीक है ना, जैसा फुटबॉल होता है वैसे सेम टू सेम क्या होता है, फ्लोरीन होता है। अब देखिए फ्लोरीन की खोज कौन किया था, एक अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार थे। कहां के, अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार थे, जिनका नाम था
बकमिंस्टर फुलर, जिनका नाम क्या था? बकमिंस्टर फुलर, जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। आवाज जा रही होगी, बकमिंस्टर फुलर, इनका नाम क्या था? बकमिंस्टर फुलर। ये अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार थे बकमिंस्टर फुलर। इन्हीं के नाम पे फुलरीन का नामकरण रखा गया था। इन्हीं के नाम पे फुलरीन का नामकरण फुलरीन रखा गया था ना, इन्हीं के नाम पर। किसके नाम पर? बकमिंस्टर फुलर के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा था? फुलरीन रखा जाता है। किसका? फुलरीन का। ठीक है, तो फुलरीन की आकृति फुटबॉल की तरह, इनका नामकरण कौन का किसके नाम पर किया गया था? बकमिंस्टर फुलर के नाम पर। बकमिंस्टर फुलर कहाँ के थे? अमेरिका के वास्तुकार थे। ठीक है, और ये कार्बन 60, इसमें आप इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कार्बन 60 होता है ये सर्वाधिक अस्थायी फुलरीन है। कार्बन 60 सर्वाधिक अस्थायी फुलरीन है। कार्बन 60 सर्वाधिक अस्थायी फुलरीन है, जिसे बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं, जिसे बकमिंस्टर फुलरीन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? कार्बन 60 को। तो कार्बन 60 सर्वाधिक फुलरीन है, मतलब सर्वाधिक अस्थायी फुलरीन है, और इसको ही बकमिंस्टर फुलरीन के नाम से जाना जाता है। इतना चीज आप याद करते हुए चलेंगे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका फिर शुरू हो जाता है, समजातीय श्रेणी। देखिए, इसके जस्ट बात था क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को आप हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे, क्योंकि देखिए हाइड्रोकार्बन से बेसिकली स्टार्ट हो जाता है आईपीएसी नेम। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन को अगली क्लास में पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वहां से हम पढ़ लेंगे हाइड्रोकार्बन को। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं समजातीय श्रेणी। इसी के आगे से पूरा जितनी चीजें होगी सबको पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या पढ़ लेंगे? हाइड्रोकार्बन के बारे में। अंडरस्टैंड? ठीक है, वहां से हम आईपीएसी नाम अलग चैप्टर, मतलब कि अलग क्लास में पढ़ लेंगे। इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, अलग क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि आईपीएसी नाम अपना एक अलग सेक्टर हो जाता है, उसका क्षेत्र बड़ा है थोड़ा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या होती है? यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, यानी कि यौगिकों की क्या है? पूरी चैन है, पूरी श्रृंखला है। किसकी? कंपाउंड्स की, यौगिकों की एक श्रृंखला है। तो यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसी को क्या बोल देते हैं? समजातीय श्रेणी बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको प्रक्रियात्मक समूह नहीं समझ में आएगा, प्रतिस्थापित का मतलब हटा देता है। ठीक है, यानी कि इसमें आपको ये याद रखना है कि यौगिकों की कोई श्रृंखला है जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित जो कार्बन श्रृंखला रहेगी, जैसे CH3 हो गया, CH2 हो गया, इस तरीके से जो भी कार्बन की श्रृंखला होगी, लंबी चैन होगी, उसमें कार्बन की श्रृंखला में जो भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह यानी कि जो भी क्रियात्मक समूह रहेगा, जैसे अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ईथर, एल्डिहाइड, जो भी रहेगा वो उसको क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, उसके जगह से हटा देता है। तो उसी को क्या बोल देते हैं? समजातीय श्रेणी बोल देते हैं। समजातीय श्रेणी बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है। क्या याद रखना है आपको? एक कार्बन की एक लंबी श्रृंखला रहेगी, कार्बन की क्या रहेगी? श्रृंखला रहेगी, जिसमें कार्बन की श्रृंखला में जाहिर सी बात हाइड्रोजन स्थित रहबे करता है। ठीक है, तो कार्बन की श्रृंखला में हाइड्रोजन स्थित रहेगा। उस हाइड्रोजन को किसी क्रियात्मक समूह के द्वारा जब उसके स्थान से हटा दिया जाता है, तो उसी को हम बोल देते हैं क्या बोल देंगे? समजातीय श्रेणी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? समजातीय श्रेणी बोल देंगे। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। इसके जस्ट बाद हम लोग पहले पढ़ेंगे आईपीएसी नेम, फिर उसके बाद जो भी टॉपिक बचा रहेगा उसको पढ़ लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय